जय हिंद दोस्तों, मैं राजा आप सबका स्वागत करता हूँ राजा कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम वही अग्निवीर की फिर से तैयारी कर रहे हैं। मतलब अग्निवीर में जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे गणित के किस टाइप के आएंगे, ठीक है। अभी आज फिर हम 15 क्वेश्चन करेंगे ना, मतलब कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो वाले क्वेश्चन करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन लिखें आप। पहला क्वेश्चन मेरे भाई, यदि 12 लड़के किसी कार को यदि 12 लड़के किसी कार को 16 दिन में करें तो 16 दिन में करें तो उसी कार को 6 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे? तो उसी कार को 6 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे? भाई करो जरा, बिना ऑप्शन के आप करके दिखाइए। आप इसको करके दिखाइए भाई, समझा। यदि 12 लड़के किसी कार को 16 दिन में करें तो उसी कार को 6 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई साहब इसमें चलता है MDH, समझ आए? MDH यहाँ लिख दो, MDH बटे में W, बटे में W। कोई दिक्कत है क्या? M मतलब मैन मतलब व्यक्ति, D मतलब डे यानी कि दिन, H मतलब आवर यानी घंटे या समय, और W मतलब वर्क यानी काम। यहाँ वन ये वाला वर्क, ठीक है। बराबर चिन्ह लगा दो, मतलब दूसरा वाला व्यक्ति, दूसरा वाला दिन, और भाई दूसरा वाला घंटे, और बटे में दूसरा वाला कार। आया समझ में आता? ये सूत्र है ना, ठीक है। चलो करते हैं। अब केवल 12 लड़के बुलाने से नहीं, देखना दोस्त, 12 लड़के मतलब कि एम मतलब कितने दिया? 12। किसी कार मतलब कि एक कार, कोई कार मतलब एक कार है ना, वो कितने दिन कर रहा है? 16 दिन में। जीवन कितना दे दिया? 16। इनके बीच में कुछ नहीं आने की बोले का चिन्ह हो गया। हाँ, अब ध्यान देना, क्या बोला मैंने? ध्यान देना। 16 दिन करते थे उसी कार को, कार का था एक इंच लिख दिया। उसी कार को 6 लड़के, M2 मतलब कि 6 लड़के कितने दिन करेंगे? D2 का मान निकालना है। अब भाई यहाँ घंटे घंटे दिए, कुछ नहीं दिया ना, तो भाई अब इसका कोई यूज नहीं करेंगे, ठीक है। भाई बराबर मेरा ऊपर ऊपर कट जाता है, नीचे नीचे कट जाता है, ठीक है। अब एक से एक काटेंगे कोई मतलब ही नहीं, एक ही आएगा ना। देखना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 16 दूनी 32। भाई D2 कितना आ गया? कितने दिन करेंगे? 32 दिन करेंगे, मतलब कि 6 लड़के उसी कार को 32 दिन करेंगे। नहीं यार सर, फिर से समझे आप ना। यदि 12 लड़के किसी कार को 16 दिन में करें तो उसी कार को 6 लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे? तो फार्मूला याद आना चाहिए, MDH बटे में W, M1 D1 W1 को W1 और H1। हाँ, यहाँ 2 चलेगा। भाई 12 लड़कियां मतलब कि ये व्यक्ति में आएंगे ना, M का कितना? 12 लिख दिया। D मतलब कि डे, मतलब क्या दिन में आएंगे, कितने दिन कर रहा है? 16 दिन में 16 लिख दिया। किसी कार मतलब क्या होगा? किसी कार मतलब कि एक कार, ठीक है, बराबर D2 मतलब कि कितने लड़के? 6 लड़के, 6 लड़के लिखे आपने। अब D2 निकालना है कितने दिन में? नहीं, उसी कार को बोला, उसी कार मतलब कि ये वाला कार, ठीक है। तो सिंपल है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, भाई 16 दूनी 32। D2 कौन कितना आ गया? 32 दिन करेंगे। आया समझ में ना? चलो अगला सवाल नोट करना। अगला सवाल यहाँ नोट कर रहा हूँ, आप करके दिखाना है। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 200 मीटर लंबी
लंबी रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे पुल को 240 मीटर लंबे पुल को 22 सेकंड में पार कर देती है। कितने सेकंड में? 22 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? करो भाई जरा, क्वेश्चन आते हैं भाई ना। हाँ करो भाई करो। या वीडियो या आपको मेरा समझाना पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ना, और कमेंट एक बार जरूर करके बताएं कि भाई ऐसे वीडियो और चाहिए। हाँ बड़े शाबाश। ध्यान देना, क्या बोल रहा है, चाल निकालना ना आपको, तुम्हें चाल का सूत्र याद आना चाहिए आपको। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब मेरे दोस्त मेरे भाई प्यार समझना, दूरी भाई 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। जो रेलगाड़ी है ना 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और पुल को पार कर रही है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों मिला देंगे तो कितनी दूरी तय करी है वो निकल जाएगा। तो दूरी कितनी निकल जाएगी? 200 में 240 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई? तो आप बोलोगे 440 कितना हो जाएगा? 440 है। 240 प्लस 200 440 दूरी तय करी कितने सेकंड में? तो ये कितना दिया है? 22 सेकंड में। अब मेरे भाई ये मीटर है ये सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड बटे मतलब प्रति होता है, मीटर प्रति सेकंड में आंसर आता है अपना। लेकिन हमें किस में बताना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इस किस में था? मीटर पर सेकंड में था। हाँ अब मीटर पर सेकंड में है और हमें बताना किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में, मतलब कि बड़े में बताना है। बड़े में बताना है तो भाई साहब बड़ी से के ऊपर मतलब 18 बट्टे में 5 से गुणा कर देंगे। काट के देखना जरा, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, जीरो है तो जीरो उतार दिया, 5 कम 5, 5 चुके 20, 18 चुके 72, 18 चुके 72 किसमें आ गया? पूरी अपनी मुंह सॉरी 4 किसमें आ गई? किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई। फिर से समझा रहा हूं, समझना। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे पुल को 22 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है बताना है आपको। मैंने बोला जो बताना है उसको लिखे पहले। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखा भाई दूरी क्या होगी? खुद रेलगाड़ी की खुद की लंबाई प्लस जो पुल को पार कर रहे या गुफा को पार करे, दोनों की लंबाई जो जोड़ देते हैं तो उतनी दूरी तय करेगी। ठीक है 240 में 200 जोड़ दिए 200 440 आ गया बटे में समय कितना दिया है? 22 सेकंड लिख दिया सेकंड। अब भाई मीटर पर सेकंड आता है, लेकिन हम बताना इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। किलोमीटर प्रति घंटे में बताना ना, तो बड़े में बताना है तो बड़ी संख्या 18 ऊपर आया बटे में 5, बड़ा ऊपर 5 नीचे ना, मतलब कि 18 बटे 5 का पूरा कर देंगे। 22 से कम 22, ठीक है क्या भाई? 22 से कम 22, 22 दूनी 44, पीछे जीरो जीरो उतार दिया। ठीक है अब देखना 5 से कम 5, 5 चुके 20, अब 18 चुके गुणा हुआ ना, 18 में 4 गुणा कर देंगे, 18 चुके 72, यह आपका आंसर हो जाएगा। हाँ अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
मेरे साथ नोट करके चलना भाई ना, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होंगे। 10 4 अंश, फिर लिखा है 10 43 अंश, फिर लिखा है, क्या लिखा भाई साहब, 10 47 अंश, फिर लिखा 10 86 अंश, लिखा है। हाँ, बनाओ क्वेश्चन मार्क, ये बताना है मेरे भाई। हाँ, कैसे बताओगे? मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं है। ये क्वेश्चन सरल है, मतलब कि आपके पेपर के लायक है, ये आ सकता है आपके पेपर में। तो कैसे करोगे? आपको कुछ नहीं करना। अगर दो टेन इंटू में दिए, बीच में क्या इंटू में दिए, अगर दो टेन आपस में उनके अंश को जोड़ोगे तो 90 बनाते होंगे, तो उसका कितना होगा? 1। तो 4 और 86 कितने हो गए? अरे 4 अंश और 86 अंश कितना हो गए? 90 अंश हो गए ना। 90 अंश हो गए तो भाई ये दोनों ने मिलकर 1 बना दिया, ये कट गया तो कितना आएगा? 1। ठीक है। अब भाई मेरे 43 है और 47 है, 43 और 47 मिलकर 90 बन जाएंगे, तो इसका मतलब कितना? 1। और 1 को बड़ा 1 में करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर? 1। समझ में आया क्या? मैं सिंपल बता दे रहा हूँ, इतना आप ऐसा करना, ठीक है। मेथड क्या बोलती है? 10 को 90 माइनस थीटा लिखते हैं आप, ठीक है, फिर कॉट बदलते, कॉट और टेन फिर करते, इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना, जैसा मैंने बताया वैसा करना आपको, ठीक है। हाँ, क्या बोला? 10 4 अंश है और 10 86 अंश, कितने हो गए? 86 में 4 जोड़ा 90 हो गया ना, तो भाई कितना आया? 1 आ गया। 47 में 43 जोड़ा कितना है? 90, तो इसका भी कितना मान हो गया? 1। 1 गुणित 1 आंसर कितना? 1 आया समझ में? बढ़िया। चलो अगले सवाल चलते हैं। चौथा नंबर सवाल आ रहा है, सबसे छोटी ऋण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी क्या है? ऋण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी ऋण संख्या कौन सी है, पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है पहला आपका 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा है 2, तीसरा है 3। यहाँ ऋण संख्या पूछा है ना, तो भाई साहब सबसे छोटी ऋण संख्या का मतलब होता है क्या है? हाँ, अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। ऋण संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो भाई अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या ध्यान रखना है, कौन सी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछता तो आंसर है 3। 0 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य ना, और भाई 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, ध्यान रखना मेरी बात। चलो आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से एक मैदान के बीच में एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से मैदान के बीच में एक
एक लकड़ी से बंधा बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, वह कितनी जगह का चारा खाएगा, वह कितनी जगह का चारा खाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये घोड़ा जो है 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बीचों बीच मैदान के बीच में खूंटा, खूंटा बोलते हैं, लकड़ी से बंधा हुआ है। तो भाई कितनी जगह का चारा खा पाएगा। देखना मेरे भाई, प्यार से समझना मेरा, ध्यान देना। देखो 7 मीटर है ना भाई साहब, 7 मीटर लंबी दूरी, मतलब 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। कितना बोल रहा हूं मैं, 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है ना। तो भाई साहब तो ऐसे गोल गोल खाएगा चारा, घूम घूम के खाएगा ना। एक घोड़ा है, रस्सी से 7 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है। अब उसको क्या लकड़ी बंधा है ना यहाँ पर, तो ऐसा गोल 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 इतना एरिया खाना खा लेगा, मतलब चारा खा लेगा। इतने एरिया की खा लेगा चारा। और ये क्या भाई, वृत्त, वृत्त का एरिया नहीं। तो 7 मीटर की होगी वृत्त की त्रिज्या, आर कितना हो गया 7। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, और पाई का मान किसने दिया है भाई, तो आर भट्ट ने दिया है, ध्यान रखना है। और पाई कौन सी संख्या है, परिमेय अपरिमेय, तो आप बोलना भाई क्या कौन सी संख्या पाई, आप बोलोगे अपरिमेय संख्या है। लेकिन लेकिन मेरे भाई 22/7 कौन सी संख्या है, देखो पाई कौन सी संख्या है, पाई में बोला अपरिमेय संख्या है। लेकिन लेकिन 22/7, जो 22/7 कौन सा क्या है, परिमेय संख्या है। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि पाई का मान कभी रिपीट नहीं होता, लेकिन इसको भाग दोगे तो एक समय बाद अंक बार बार रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। और पाई का मान किसने दिया था, ये हल करने के लिए, पाई का मान अभी तक याद नहीं किया गया है ना, लगभग माना गया इतना होता है। ठीक है, कि सवाल हम हल कर पाए। पाई का मान आर बढ़ दिया है, ये आर, आर क्या है 7 मीटर, मतलब 2 बार है ना, 2 बार बोले लिख दिया। आर का वर्ग मतलब क्या होगा, सिंपल यार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 लिखा, आर स्क्वायर मतलब क्या होगा भाई 7। आर का मतलब त्रिज्या कितनी 7 है ना, अरे 7 है ना भाई, 7 त्रिज्या है तो मेरे प्यारे दोस्त, तो 7 लिख देना है। 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 की 4 हासिल की, हाँ 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15। तो क्या जाएगा वर्ग या मीटर ना, मीटर, क्षेत्रफल वर्ग में लिखते हैं हमेशा ना, मीटर निकाले तो मीटर लिखते हैं। समझ में आया क्या, हाँ। जिसको समझ नहीं आया तो ध्यान से देखिए। एक घोड़ा है, घोड़े की गाय ले सकते हो आप ना। एक घोड़ा है, वो मैदान के बीच में एक लकड़ी से बंधा हुआ है। अब लकड़ी से बंधा है तो उसके गोल गोल वो क्या उतने एरिया का चारा खा जाएगा। तो मुझे बताना है कितना 7 मीटर का बंधा है भाई। घोड़ा यहाँ पर था, ये पूरा घूम घूम के यहाँ का चारा खा गया, मतलब क्या है वृत्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल खा गया, मतलब क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, वृत्त में आर का स्क्वायर मतलब कि 7 वृत्त 7, अरे त्रिज्या कितनी है 7 है ना, तो 7 वृत्त 7, एक साथ से एक साथ कटा, गुणा कर दिया 22 सकते 154 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से नोट करते हुए चले। अब
मेरा भाई 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ए बिंदु लिखी है, बी लिखी है, और यहाँ पर सी है, और यहाँ पर बी है। अब भाई मेरे समझना, ये जो कोण दिया 50 अंश दिया है, कितना 50 अंश, और ये बिंदु का नाम क्या है, ओ बिंदु है। ये बिंदु कौन सी, ओ है। इस बिंदु का नाम क्या दिया है, ये वाले बिंदु का, तो ओ है। आपसे पूछने गया मेरे भाई, जैसा चित्र बना के दिया है, फिर कोण बताया है इसने, क्या निकालना है, कोण बी ओ सी, इसका मतलब समझ रहे क्या, बराबर क्वेश्चन मार्क, जिससे मतलब 36 करें। मेरे भाई समझना ध्यान से यार, कोण बी ओ सी, इसका मतलब कोण हमें निकालना है, ओ वाला निकालना, मतलब कि बी ओ सी, मतलब ये वाला कोण का नाम मान बताना है, क्या, ये वाला कोण जितना भी है उसका मान बताना है। अब फिर से समझना मेरे भाई, इसमें क्या है, अगर ये 50 है मेरे भाई, ये 50 है, तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 50। अब जो पृथ्वी होती है अपनी, जो पृथ्वी होती है वो कितने अंश की है, टोटल गोला कितने अंश का होता है, 360 अंश। हाँ, तो भाई देखना, मैंने मान लिया, अगर इसको निकालना ना, इसको x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, तो मेरा भाई जो वाला ये वाला कोण बनेगा वो भी तो x ही होगा। अब इन सबको जोड़ इस करूंगा, इन सबको जोड़ दूंगा मैं, तो 360 के बराबर होगा। 50 50 देखो, 50 प्लस में 50, ये वाला x प्लस में x, अब पूरा गोला को जोड़ दिया, इसके बराबर हो जाएगा आपका 360 के बराबर। x और x कितने x हो गए, 2x बराबर 360 लिखा। 50 तो 50 100, 100 यहाँ प्लस में है तो उधर कितना जाएंगे, माइनस में। 360 में से 100 घटाऊंगा, 360 में 100 घटाओगे कितना बचेगा, 260 बचेगा। यहाँ 2x है, अब 2 से काट देंगे भाई, बराबर कट जाएगा अपना, क्योंकि इसका आगे पीछे कुछ नहीं है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, पीछे 0 है तो 0 काट दिया, मतलब x का मान कितना आ गया, 130। यही तो माना हमें, नहीं तो ये तो कोण निकालना हमें, बी ओ सी, बी ओ सी, ये कोण निकालना ना, x का मान कितना आ गया 130, तो इसका मान कितना होगा मेरे भाई, हाँ बोलो 130 हो जाएगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, समझना, ये चीज दिया ना, ये कुछ चीज नहीं दिया ना, ये दी है, ये 50 है तो इसका अपोजिट वाला कितना होगा, 50 होगा। हमें वाला कोण निकालना है, कौन सा, बी ओ सी, क्या बी ओ सी निकालना है, तो x मान लिया इसको। अरे मेरे भाई x इसको मानना मैंने, तो नीचे वाला कितना होगा, x होगा। अब इन सबको जोड़ दूंगा मैं, 50 प्लस में 50 जोड़ा, x प्लस में x, हाँ बराबर। अब भाई पूरा पृथ्वी जो होती है 360 की होती है ना गोला, ये पूरे गोले को जोड़ रहा है, मतलब कि 360 के बराबर होगा। अरे भाई कहां से आया, ये पूरा गोला जो रहता है ना 360 अंश का होता है, वो वाला है, ठीक है। x और x इसके साथ कुछ नहीं, एक है, इसके साथ कुछ नहीं, कितना, एक है, एक x और एक x कितना होगा, 2x। 360 कैसे लिखा, 50 50 100, जब प्लस में थे तो इससे 75 कर दिए तो माइनस चल गया। 360 में से 100 घटाओगे 260 आएगा, ठीक है। और भाई यहाँ 2x, 2 एकम 2 काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बन गया, बचे यहाँ 0 ना, तो 0 काट दिया।
x मान कितना है 130, जो x का मान आया है वो तो है भाई cot BOC, cot BOC, यहाँ x का मान कितना है, x कितना आ जाएगा 130, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया। समझ नहीं आएगा भाई तो कमेंट करना कौन सा सवाल समझ में नहीं आया है, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं। 7 नंबर सवाल आ रहा है, दो सिक्कों को अचानक उछालने पर एक चिट आने की प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता, क्या प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है, बताना है आपको। देखो दो सिक्के लिए आपने उनको उछाले, तो भाई उछालने पर एक आने की प्रायिकता कितनी होगी आपको बताना है। तो सबसे पहले प्रायिकता आना है अपना, तो प्रायिकता का सूत्र क्या है? प्रायिकता बराबर होता है कुल कितना हुआ, कुल संभव घटनाएं बटे में कुल घटना, कुल संभव घटनाएं बटे में कुल घटना। हाँ, ये प्रायिकता का सूत्र होगा। अब मेरे भाई दो सिक्के हैं, देखो दो सिक्के उछाला मैंने, तो दोनों सिक्के में क्या आ रहा है, मैं मान लेता हूँ भाई दोनों सिक्के में हेड हेड आ रहा है, कोई दिक्कत है, संभावना मान रहे हैं। फिर मैंने बोला नहीं यार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहले में हेड आ गया दूसरे में टेल आ गया। हेड यानी होता है चित और टेल यानी होता है पट, है ना। अब मेरे भाई ऐसा नहीं हुआ यार, पहले में टेल आ गया और दूसरे में आ गया हेड। हाँ, फिर मैंने बोला देखो यार समझो, अब मैंने बोला दोनों भाई टेल टेल आ गए, यार कहने का मतलब क्या है, एक चित आने की प्रायिकता, एक चित कितने में आ रहा है, एक चित तो इसमें भी आ रहा है, एक चित इसमें भी आ रहा है, हेड आना चित होता है। एक चित कितनी घटना में आ रहा है, दो बार में आ रहा है ना, दो आ रहा है यहाँ पर। हाँ, कुल संभव घटना कितनी है, दो, लेकिन मेरे भाई टोटल कुल घटनाएं कितनी हो रही है, एक दो तीन चार, ये चार चीज तो होंगी ना। देखो आपने दो सिक्के उछाले, तो दोनों में मैंने बोला हेड हेड आ गए पहली बार, हाँ आ सकते हैं। फिर मैंने सोचा फिर उछाला, तो भाई क्या है, कंफर्म नहीं बता सकते ना कि भाई हेड हेड आ गया, अरे वैसे हम मान सकते हैं हेड हेड भी आ सकता है। फिर बाय चांस पहले में हेड आ गया दूसरे में टेल आ गया, फिर मतलब कि मैंने सोचा यार पहले में क्या आ गया, टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर दोनों में टेल आ गया। ये घटना है ना, मतलब कुल घटना कितनी टोटल कुल घटना होगी, एक दो तीन चार बटे में चार, और हेड आना होता है चित और टेल होता है पट, तो काट देंगे दो का दो, दो दूनी चार, तो आंसर कितना है अगर मेरे भाई एक बटे दो, ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्यार प्यार कमेंट करना। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बताना है, कमेंट बताना आप, और डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके देखिए कि कैसे करें तैयारी, हाँ जरूर से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8वां आ रहा है 597 गुणित में 597 गुणित में 597 माइनस 276 गुणित में 276 गुणित में 276 बटे में 597 गुणित 597 597 गुणित 597 प्लस कितना लिखा 597 गुणित में 276 प्लस 276 गुणित में 276 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो क्या बोला मैंने आपको कि देखो भाई देखो ये सवाल क्या बोल रहा है आपको, ये सवाल बोल रहा है भाई 597 बोल रहा है मैं आपस में 3 बार गुणे में लिखा हूँ 1 2 3 लिखा है फिर माइनस लगा है 276 बोल रहा है मैं भी अपने आप में 3 बार गुणे में लिखा हूँ 1 2 3 लिखा है ना। सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, जब भी घात 3 देखें 3 बार लिखे आपस में मतलब कि 3 माइनस की लगा है ये भी 3 बार लिखे मतलब कि 3 मतलब कि 3 बार आपस में गुणे में मतलब कि घात 3 दिखे आपको तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसमें से उठा लिए 597 माइनस इसमें से उठा लिए 276 घटा देंगे 7 7 में 6 घटाया 1 हाफ और भाई 9 में से 7 घटाया 2 हाफ और मेरे भाई 5 में से 2 घटाया 3 मतलब आपका आंसर कितना आएगा तो 321 और भाई ये आपका आंसर हो गया। यहाँ घटाने का बोला तो घटा देना है, अगर मैं प्लस का बोलता हूँ ऊपर साइड में तो जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए भैया कैसे करिए आपने, कोई तो फार्मूला लगा होगा ना, हाँ यार फार्मूला लगा है, देखो फार्मूला कौन लगा a की घात 3 माइनस b की घात 3 बटे में 2 बार लिखा नहीं मतलब a का वर्ग प्लस ये दोनों अलग अलग है तो a b बीच में गुणे का चिन्ह आता है प्लस b का वर्ग है ना 2 बार है ना तो b का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई a माइनस b कौन सा सूत्र लगा है तो आप बोलोगे ये वाला सूत्र लगा है, सूत्र रट लेना है आपको ना। तो एक ही हाथ 3 मतलब कि 3 और गुणे में बीच में माइनस है, ठीक है। अब b के हाथ 3 मतलब क्या होगा 3 बार गुणे में हम इसमें हाँ बटे में ये एक का वर्ग हो गया 2 बार हो गया ना प्लस है प्लस लगा दिया a भी है और a भी है ना बीच में गुणे में अलग अलग है प्लस b का वर्ग 276 गुणे 276 बराबर होगा a माइनस b। वही काम करें हमने, एक इसमें उठाया एक इसमें उठाया तो इसका आंसर a आ गया, ठीक है। कहीं डाउट है क्या बनेगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हाँ चलो अगले सवाल में चलते हैं हम। देखो दो संख्याओं का एलसीएम 8 है। अगला सवाल आया आपके पास कौन सा नंबर का 9 नंबर का, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 8 है, बोलो भाई कितना है 8 है। निम्न में से कौन सी संख्या इनका एलसीएम नहीं हो सकती, निम्न में से कौन सी संख्या इनका एलसीएम नहीं हो सकती। ऑप्शन सी बनेगा भाई क्योंकि है ना,
पहला 24, 48, 56, 24, 48, 56, फिर 60। मेरे भाई समझना ध्यान से, एलसीएम नहीं हो सकती का मतलब क्या है? एलसीएम होता है लघुत्तम समवर्तक, एलसीएम होता महत्तम समवर्तक। एलसीएम बहुत बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को उड़ते विभाजित कर देती है। एलसीएम बहुत छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से उड़ते विभाजित हो जाती है। फर्क है दोनों में ना। और भाई हमेशा ध्यान रखना है, एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का भाग जाता है। एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का भाग जाता है। पता भाई 8 के पहाड़े में 24 आता है क्या? 8 3 24 आता है भाई, तो ये एलसीएम हो सकता है। 8 के पहाड़े 48 आता है क्या? 8 6 48, 8 6 48 आता ना, मतलब कि भाई ये भी एलसीएम हो सकता है। 38 56 56 भी आता है ना, हो सकता है। लेकिन 60 में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो यह आपका एलसीएम नहीं हो सकता। देखिए अभी आंसर क्या होगा आपका? 60। वही तो बोला है, नहीं हो सकता। क्या बोला है? नहीं हो सकता। तो अपना क्या आएगा? 60 नहीं हो सकता। ठीक है, पानी पीऊंगा। देखना बढ़िया, देखो दो संख्याओं का एचसीएफ मतलब कि मैथ्स और 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इनका एलसीएम नहीं हो सकती? भाई एलसीएम मतलब क्या है? भाई एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का भाग जाता है। तो भाई 8 का भाग इन तीनों में जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा ना, तो यह आपका एलसीएम नहीं हो सकता। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं ना, सवाल सवाल बहुत बड़े सवाल आ रहे हैं, आप करना अच्छा आराम से ना। 2 अंकों से बनी संख्या में दो अंकों से बनी संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है। इस संख्या में, इस संख्या में तथा अंक पलटने से बनी संख्या में, इस संख्या में तथा अंक पलटने से बनी संख्या में अंतर 36 है, में अंतर 36 है। यह संख्या कौन सी है? यह संख्या कौन सी है? ये बताना है आपको। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन से अच्छा सवाल बनता है ना। वैसे समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बड़ा भी याद रखते वैसे में 64 73 84 62, 64
73, 84, 62। ठीक मेरे भाई समझ ध्यान से। दो अंकों की बड़ी संख्या में इकाई का अंक है ना, जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से एक तिहाई है। कितना है वो है इकाई का अंक दहाई के अंक से एक तिहाई होना चाहिए। भाई इकाई इसको बोलते हैं, दहाई इसको बोलते हैं ना। दहाई के अंक से एक तिहाई है क्या, एक तिहाई मतलब 3 का भाग दिया आपने 6 में, 6 में 3 का भाग दिए, एक तिहाई मतलब कि 1/3, मतलब कि 6 का 1/3 निकालोगे तो 3 दूनी 6, 2 आएगा। तो गलत हो गया ना, एक तिहाई तो है नहीं है, ये है कि एक तिहाई यहाँ तो विषम आ गया ना, तो कहाँ कटेगा, एक तिहाई निकलेगा नहीं है ना। 8 का एक तिहाई निकालोगे हमें 3 का आगे समझ जाएगा। लेकिन देखना ये 6 ना, 6 का एक तिहाई निकाला मैंने, 3 का 3 दूनी 6, कितना आ रहा 2, और कहाँ लिखा है पीछे साइड लिखा है, मतलब इकाई का अंक दहाई के अंक से एक तिहाई है, मतलब इसका एक तिहाई ना भाई, 6 का दहाई का अंक सबका एक तिहाई निकालोगे 2 मिल जाएगा इकाई का अंक, मतलब इसको लागू हो रही है, तो ये आपका आंसर तो हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन देख लेते हैं हम, देखें देखो 62 लिखा है, इसके अंकों को पलटने पर कितना है, अंक पलट दिए 26 आ गया। इन दोनों का अंतर 12 में से 6 घटाया 6, या 5 में से 2 घटाया 3, मैं 36 आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन मिला 36 है, तो ये अपना आंसर सही है, 62 यहाँ पर राइट आंसर होगा। समझ में आया क्या, बढ़िया। तो कहीं दिक्कत है क्या, सिंपल है, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक तिहाई है, जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक का एक तिहाई निकालोगे, दहाई का अंक 6, 6 का एक तिहाई निकालो, 6 गुणित में 1/3, मतलब 3 का 3, 3 दूनी 6, मतलब 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन लागू हो रहा है। अब मैंने बोला यहाँ अंक आगे पढ़ लो भाई, इस संख्या में तथा तथा अंक पलटने से बनी संख्या में अंतर कितना है, 36 का है। इस संख्या मतलब कि 62, अंक पलटने पर अंक को पलट दिया तो 26, अंतर मतलब घटाना है, क्या है अंतर मतलब घटाना मेरे भाई, तो घटा 12 में 6 घटा 6 आया, तो यहाँ 5 में से 2 घटा 3 आया, तो ये आपका 36 आंसर नहीं होगा, यहाँ 36 आ रहा है, कंडीशन लागू हो रही कि नहीं हो रही है वो बता रहे हैं, तो आपका आंसर कितना है अभी 62, ये आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल करते हैं। एक किले में 40 व्यक्तियों के लिए, देखो आप लिखो ना, एक किले में 40 व्यक्तियों, एक किले में 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिन का राशन था, 12 दिन का राशन था, ठीक है। यही राशन 30 व्यक्तियों के लिए, यही राशन 30 व्यक्तियों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ये बताना आपको। कैसे करोगे भाई, समझना, यहाँ लिखना व्यक्ति और यहाँ लिखना क्या दिन, कितने दिन के लिए ना। यहाँ देखो
40 व्यक्ति रहते हैं तो राशन कितने दिन में खत्म हो जाता? 12 दिन में। समझ ना, 40 व्यक्ति खाते तो 12 दिन में राशन खत्म हो जाता। ठीक है मेरे भाई। अब 30 व्यक्ति हैं तो ये राशन कितने दिन में समाप्त होगा? मैंने बोला x दिन में समाप्त होगा। सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना है। 40 थे तो 12 दिन में समाप्त हो जाता। अब 30 है तो भाई देखो 40 थे तो 12 दिन में हो रहा, अब 30 है तो भाई दिन किस दिनों की संख्या होगी? बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं व्यक्ति कम हो रहे हैं और राशन की दिनों की संख्या बढ़ रही है। हाँ, या व्यक्ति 40 थे तो 12 दिन चल रहा था, अब व्यक्ति कम हुए 30, तो भाई राशन की बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा दिन चलेगा। सिंपल बात है ना। तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो कैसे हल करेंगे इसको? 40 के बटे में 30 लिखा मैंने बराबर, तो 12 के बटे में x नहीं लिखेंगे, अब इनको पलट देंगे, मतलब x के बटे में 12। इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। देखो 40 के बटे में 30 लिख दिया, हाँ, और 12 बटे x है ना, तो पलट के लिख दिया x के बटे 12। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो काटते हैं। 3 जीरो, वो एक से कट गया, नहीं बराबर नीचे नीचे कट जाता है ना। 3 का 3 चुके 12, 4 x के बटे में है तो यहाँ गुणक चल जाएगा, 3 गुणा जाएगा 4 का, 4 चुके 16। अरे x बटे में आ गया 16 और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो 30 व्यक्ति थे तो कितने राशि चलेगा? 16 दिन, 4 दिन बढ़ जाएंगे ना। तो आपका आंसर है अभी 16 आपका राइट आंसर है। फिर से समझें, ऐसा सवाल आप पेपर में आए तो कैसा करोगे? व्यक्ति लिखना, दिन लिखना। 40 व्यक्ति हैं तो 40 लिखा, कितने दिन राशि चल रहा? 12 दिन, तो 12 लिख दिया। अब 30 है, 30 लिखा, कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? मैंने बोला है x दिन के लिए होगा। 40 बटे 30 लिखा और यहाँ पलट देना इनको ना, तो 12 बटे x नहीं, x बटे 12 लिख देगा। देखिए 0 0 काटे, 3 कम 3, 3 चुके 12, 4 यहाँ भाग में है तो यहाँ गुणक चल जाएगा, 4 चौके 16, x बटे हो जाएगा 16। ये आपका राइट आंसर होगा। चलो अगले सवाल में चलते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन 12 आता, ठीक है ना। 12 14 24, 12 14 24 का चतुर्थानुपात का चतुर्था अनुपाती क्या होगा, ये पूछा गया है ना भाई। 12 14 24 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, तो आप कैसे करोगे मेरे भाई? हाँ, चतुर्थ अनुपाती का मतलब मेरे भाई क्या होता है कि भाई इसका सूत्र याद होना चाहिए आपको, जल्दी कर पाओगे आप। तो आप सूत्र लिख लो भाई। इससे पहले BC बटे A, क्या बोला मैंने? BC बटे भाई ABC और बटे A है क्या? कुछ नहीं मेरे भाई, ये जो शुरू में दिया ना वो A का वन हो जाएगा, जो उसके बाद दिया वो B का हो जाएगा, और जो उसके बाद दिया वो C का हो जाएगा। हाँ जी हाँ, समझ में आ रहा है। A का मान 12, B का मान 14, C का मान 24 लिख देना। यहाँ देखो जरा, A का मान वो सॉरी B का मान कितना है? 14 लिखा, गुणित में C का मान 24 लिख दिया, बटे में A का मान मतलब कि 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बटे में लेकिन लिखते नहीं है, लेकिन रहता जरूर है। आपका आंसर आएगा तो 28। समझ में आ गया होगा। जो चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है BC बटे A का मान 12, B का मान 14, C का मान 24 रख दिया मैंने। 14 गुणित में
24 लिख दिया सी का मान बटे में, बटे से लगाया ए का मान कितना है 12 है, 12 लिख दिया, 12 का 12, 12 का 24, 14 नहीं 28, ये आपका आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। एक क्वेश्चन आ गया प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो मेरे भाई समझो औसत ग्राफ क्या होता है, पहले इसको समझ लो आप। औसत ग्राफ होता है योग, सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। मतलब कितनी बार संख्या आई है हम हमेशा लिख लेंगे कि योग बटे संख्या। औसत होगा सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, अब देख रहे हैं मेरे भाई 9 अभाज्य संख्या तो बोला क्या प्रथम, हाँ अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, वह संख्या जिसमें एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए और किसी और संख्या का भाग ना जाए, वो कौन सी संख्या होगी आपकी अभाज्य संख्या। देखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर मेरे भाई इसके बाद आएगा आपका क्या 13, फिर 17, फिर 19, फिर आएगा 23। कितनी तक आना था प्रथम 9, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया 9। अब भाई जोड़ना आसान है, कैसे जोड़ोगे देखना, ध्यान देना। देखो मेरे भाई 23 और 7 हो कितने भाई 30 हो गए, 30 हो गए ना, अरे 30 हो गए ना, हाँ। अब देखना 17 और 13 कितने होंगे भाई 30 हो गए, ये 30 और ये 30 कितना हो गए 60 हो गए, हाँ। अब देखना 19 और 11 कितने हो गए, ये भी 30 हो गए, 19 और 11 30, 60 हो गए थे, 60 और 30 हाँ 90 हो गए। अब भाई तो जोड़ो ना, ये 5 और 5 10, 90 और 10 100, मतलब कि इनके योग कितना है 100, जोड़ा इन सबको तो योग कितना है 100 बटे में कितनी संख्या है, ये टोटल 9 संख्या है, 9 से भाग दूंगा, देखना 9 का 9 बचे कितने 10 में 1, वो कितने है 10, 9 का 9 बचे कितने 1, ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे लिख देंगे क्या 9, ये आपका औसत निकल जाएगा। ऐसा भाग देना नहीं आ रहा है तो ऐसा भाग दे देना, 9 का 9 10 में से 9 हटाया 1 उतार लाया 0, 9 का 9 कितना आया 1, हाँ। तो अब ऐसा लिखते कैसे सही बट्टे में, जितने बार भाग गया पूरा पूरा उतना लिखेंगे पहले, फिर जितना सेल बचा वहां लिखिए और जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखेंगे। समझ में आया क्या, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना 11 सही 1/9 आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। औसत वर्ग और योग बटे संख्या इन सब का जोड़ दिए कितना है 100 आया, तो बटे में संख्या मतलब कि कितनी संख्या है टोटल, तो मैं 9 बोला था ना तो 9 नीचे लिख दिए, 100 में 9 का भाग देंगे तो भाई 9 का 9 बचे कितने 1 हो गया 10, 9 का 9 और बचे कितने अभी 1 बचा सिर्फ 1 ऊपर बटे में 9, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया मेरी बात। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई। चौदह नंबर क्वेश्चन चल रहा है 10 वस्तु का क्रय मूल्य सॉरी हाँ
10 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कैसे करेंगे भाई साहब, समझना। 10 वस्तु का क्रय मूल्य बोला ना, समझना। 10 का क्रय मूल्य लिख दो यहाँ पर, ऐसा लिख दो आप ना। 10 का क्रय मूल्य बराबर, तो चिन्ह लगा देंगे किसके बराबर है? 8 का विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छे से याद है। विक्रय मूल्य 8 का विक्रय मूल्य। मेरे भाई समझना ध्यान से, जो जिसके पास में दिया होगा वो उसका मान नहीं होगा, तो भाई क्रय मूल्य का मान कितना होगा? 8। अब तो विक्रय मूल्य का मान क्या होगा? जो इसके दूर लिखा होगा बराबर उस साइड, तो विक्रय मूल्य का मान कितना होगा? 10। आप बताएं मुझे, क्रय मूल्य क्या होता है? बहुत सारे, मतलब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं जिस मूल्य पर, अरे भाई कोई वस्तु हमने जिस मूल्य पर खरीदे हैं उसे क्रय मूल्य कहेंगे। विक्रय मतलब कि जिस मूल्य से हम किस वस्तु को बेच रहे हैं उसे विक्रय मूल्य कहेंगे। अच्छा, आपने कोई पेन मार्कर है वह 8 रुपए में खरीदे और आप ही ने उसे बेच दिए 10 रुपए में, तो कितने का लाभ हुआ? अरे भाई बोलो भाई, लाभ ही होगा ना। आप बोलोगे 2 का लाभ हुआ। दो 8 रुपए में खरीदे और 10 में बेच दिए, 2 का लाभ हुआ। लाभ या हानि, हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत निकालो तो हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 8 है, 8 नीचे लिखा, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100% से ना। फिर से समझाओ, समझना। मैंने बोला ये तो यहाँ जो दिया ना, 10 वस्तु क्रय मूल्य, 10 क्रय मूल्य लिखा मैंने, बराबर से लगाया, 8 का विक्रय मूल्य लिख दिया। जो जिसके पास में उसका मान नहीं होगा, 10 क्रय मूल्य के पास में मतलब क्रय मूल्य का मान नहीं है, तो किसका मान है? विक्रय मूल्य का। जो 8 है वो विक्रय मूल्य बराबर पास में है, तो भाई किसका मान होगा? वो क्रय मूल्य का मान होगा। तो क्रय मूल्य 8 और विक्रय मूल्य 10 बनेगा आंसर। अब मैंने बोला कोई वस्तु को आपने 8 रुपए में खरीदे हैं, एक पेन को 8 में खरीदे हैं और उसे बेच दिया आपने कितने में? 10 में। कितने का लाभ हुआ? 2 का लाभ हुआ। लाभ यहाँ भी हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 8 है ना, 8 नीचे लिखा, और प्रतिशत बदलना है तो प्रतिशत का गुणित में 100%। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो बच गए 2, हो गया 20, 4 पंचे 20, 25%। यह आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा क्या? बढ़िया। और आज का लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बन गया होगा आपसे, नोट कर लिए होंगे आपने। एक भिन्न के अंश में 12% की कमी, एक भिन्न के अंश में 12% की कमी व अंश में 10% की वृद्धि करने पर व अंश में 10% की वृद्धि करने पर
तो एक भिन्न के अंश में 12% की कमी, ठीक है ना भाई। हर अंश में तो सॉरी यहाँ अंश लिखा हुआ है, सॉरी ना यहाँ पे लिखा है, तो पहले तो हर लिखा भाई ना, हो जाता है कई बार। हाँ, तो एक भिन्न के हर में 12% कमी व अंश में 10% वृद्धि करने पर नया भिन्न कितना होता है? नया भिन्न 15/4 बनता है। तो पुराना भिन्न बताएं, तो पुराना भिन्न बताएं। तो ये बताना है आपको, कैसे करोगे आप है? तो भाई सिंपल है, देखो तो शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। ऊपर वाले अंश बोलते हैं, नीचे वाले हर बोलते हैं। क्या बोला मैंने? ऊपर वाले अंश, नीचे वाले हर। जो भिन्न बन रहा है ना उसको लिखा मैंने 15/4 लिखा, ठीक है। कितना लिखा? 15/4। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर। लेकिन जब भी डायरेक्ट करना है आपको तो भाई हम उल्टा करेंगे, ऊपर वाले में अंश की कमी कर देंगे। ऊपर अंश बोलते हैं ना तो हम नीचे वाला हर यहाँ कितना 12% कमी हो रही है। अरे भाई कोई भी अपने आप में 100% होता है, 12% कमी कर दिए मतलब कितना हो जाएगा? 88% बचा। अब भाई यहाँ हर बोला था लेकिन मैंने अंश में लिखा, क्यों? क्योंकि हमें शॉर्टकट करना है, ठीक है। मतलब कि हर बोले तो अंश में लिखना है, ऐसा पूरा करके ना। अब भाई अंश बोले तो कहाँ लिखना? हर में। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है तो भाई 10 की वृद्धि कर दिए तो कितना परसेंट हो जाएगा? 110%। देखो यहाँ अंश बोला था तो मैंने क्या करा? हर में लिखा हूँ, क्योंकि शॉर्टकट करना है ना। अब इतना सॉल्व करोगे आंसर निकल आएगा आपका। चलो जी करते हैं। 35 कटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 11 एकम 11, पीछे जीरो जीरो काट दिया, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, जो पहाड़ ऊपर पड़ रहा है वो पहाड़ नीचे पड़ना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो कितना आ गया भाई? 3/1 में 1, यहाँ आपका आंसर होगा। तो पुराना भिन्न कितना हुआ? 3, 3/1 कुछ नहीं मतलब क्या? 1 या 3 भी होगा आंसर, तो आ सकता है आंसर, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है आप लोग को? आ रही है समझ में? हाँ, ये आपके 15 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हुए है ना। मेरे भाई क्वेश्चन को ना आप नोट करके रखना और उनको बार बार हल करके रखना, इनसे फंसने की संभावना है, क्योंकि पुराने पैटर्न के अनुसार कभी क्वेश्चन आने की संभावना है या आपके पेपर में पूछे भी गए हैं इसमें से, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो या मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।